हेलो एवरीवन। बैकग्राउंड में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिखा है. इट सेज, इफ यू कैन रीड, यू नेवर हैव दिस डे अगेन, सो मेक इट काउंट. माई सेल्फ सलीम शेख. आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अडेप्टिव लर्निंग. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका बिलीव बिल्कुल जैसा ये सेइंग है वैसे उनका बिलीव था. वो सिर्फ प्रेजेंट में बिलीव करते थे. उनका बिलीव आज में था, अब में था, इनफैक्ट अभी अभी क्या कर रहे हैं उसमें था. सो वी विल बी डूइंग इफेक्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. बराबर. एंड इन दिस चैप्टर विल बी स्टडिंग अबाउट, इनफैक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने जब 9th में किया था तो हमने थॉमस एडिसन के बारे में तभी कर लिया था. लेकिन आज ये चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स की, हम हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टर्ड की बात करेंगे, हम माइकल फैराडे की बात करेंगे और साथ ही साथ हम एडिसन की बात करेंगे. तो ये चैप्टर में हम इन 4 लोगों के बारे में बात करने वाले हैं. इनके लॉज उसे जानने वाले हैं, इनके थियोरीज को जानने वाले हैं हम, जिनका कुल मिला के बिलीव जो था वो प्रेजेंट में था. तभी तो इनका फ्यूचर इतना ब्राइट बना. इन लोगों के बारे में बात करना एक कारण से और भी ज़रूरी है. वो कारण ये है कि इनसे पहले लोग जो थे वो अंधेरे से डरते थे. इनके आने से पहले लोग अंधेरे से डर जाते थे. बराबर. लेकिन आज आलम यह है कि लोग अंधेरे से नहीं बल्कि बिजली के बिल से डर जाते हैं. और जो हालात और जो बिजली का बिल लॉकडाउन में आया है, बराबर, उसे देख के तो सिर्फ इंसान एक ही बात कह सकता है, ऑल इज़ वेल. खैर, ये 3-4 ग्रेट लोग जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इन्होंने बहुत पहले ही एक मूवी देख ली थी जिसका नाम था कल हो ना हो. इसलिए इनका जो बिलीव था वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में था. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल चैप्टर एंड लेट अस फर्स्ट गो एंड सी कि जूल्स ने अपने लॉ में हमें क्या बताया था. So let us start with Joule's law. Now, Joule's law of heating, ये आता कहाँ से है उस बात को पहले समझ लेते हैं हम लोग. तो जैसे ही सेल जब एनर्जी प्रोवाइड करना चालू करता है तो सर्किट में, बराबर, जो चार्ज है वो लगेंगे फ्लो होने. और जब चार्ज लगेगा फ्लो होने तो किसको आना है? तो 110% करंट ने आना है. अब ये जो करंट है, ये करंट को मिलता है ऑपोजिशन, और जहां जहां से फ्लो होता है ये करंट, वहां वहां उसको मिलता है ऑपोजिशन. इस ऑपोजिशन की वजह से जो करंट सफ़र करता है, इसकी वजह से देयर इज हीटिंग इन द वायर एंड दिस गिव राइज टू हीटिंग इफेक्ट, जिसके बारे में हमें जूल्स ने बताया. और इस हीटिंग इफेक्ट को जो नॉर्मली नेगेटिव माना जाता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा, मतलब जितना रुकावट होगा, जितना ज़्यादा रुकावट होगा उतनी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है करंट को फ्लो में, तो इसे एक नेगेटिव चीज़ माना जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में. पर जूल्स वॉज मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. उन्होंने इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, बराबर, जिसकी वजह से आज जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे आयन है, हमारा जो प्रेस होता है, बराबर, हमारे घर में ठंडी के टाइम पे बहुत इस्तेमाल होने वाला जो गीज़र्स होते हैं, बराबर, वो गर्म पानी करने वाला जो वाटर हीटर होता है. तो ऐसे जितने भी हमारे पास अप्लायंसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, वो सब के सब ये लॉ पर बेस हो गया. ठीक है.
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉ है और इसे पढ़ना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे देखते हैं हमें करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्किट बना लिया है। इस सर्किट को हमने ऑलरेडी 9th में बनाया था, ठीक है। इसमें आप देखोगे क्लियरली कि एक सेल है, बराबर। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक सेल है, ये क्लोज्ड की है, मतलब चाबी लगा है, करंट चालू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करंट को बहने में। ये जो मार्किंग मैंने किया है, ये आए, ये करंट, ये सेल की वजह से ये करंट सर्किट में बह रहा है, बराबर, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये जो पार्ट है ये रेजिस्टर है, बराबर, एक हमने रेजिस्टर लगा कर रखा है। और ये हमारा टर्मिनल है ए और बी, ए और बी के बीच में हमने रेजिस्टर लगा कर रखा है, ठीक है। अच्छा, ये तो आए तो बाद में आया होगा, तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो आए है ना, हमारा कहना ये है, ये जो आए है, ये आए बाद में आया होगा, ठीक है। आए बाद में आया होगा, इससे पहले क्या आया होगा? तो इससे पहले आया होगा क्यू। क्यू कौन है? हमारा चार्ज, बराबर। तो ये क्यू जब कुछ टाइम के लिए फ्लो हुआ रहेगा, तब जाके आया होगा सर्किट के अंदर करंट। तभी तो हमने 9th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने 9th में? कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम। आए बात समझ में? तो अब आगे हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि इफ चार्ज Q flows through the resistor, then electric power P is given by। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से याद करके बताओ कि इलेक्ट्रिक पावर मैंने क्या पढ़ाया था पहले। पावर P इज गिवन बाय वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम। मतलब ये तो नॉर्मल पावर की बात कर ली हमने, मैकेनिकल पावर की बात कर ली, पावर है वर्क अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो एनर्जी के टर्म्स में होता है। किस में होता है? एनर्जी के टर्म्स में। तो दिस यू कैन से एज एनर्जी अपॉन टाइम एज वेल। इसे इक्वेशन 1 बना दो। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। ये बात को बहुत अच्छे से याद रखना। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, बराबर। वो एक बात भी है ना कि आदमी, इंसान वर्क कितना करेगा, तो वर्क उतना ही करेगा जितना एनर्जी होगा। तो वहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क एनर्जी है, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, मतलब ये सिमिलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहे हैं? बोथ एनर्जी एंड वर्क आर सिमिलर क्वांटिटी। इन दोनों का यूनिट भी सेम होता है, जूल्स होता है, ठीक है। तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। अब 9 से कुछ और बातें हमें जाननी है, ठीक है। क्या जानना है 9 से? कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये हमने जाना था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहां से मुझे ये बताओ कि वर्क क्या होगा, W क्या होगा? W हो जाएगा V इंटू क्यू। W क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। तो बिल्कुल बात वही है कि ये जो वर्क है, बराबर, ये जो वर्क है ये उतना ही होगा जितना एनर्जी होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, बराबर। वेर एनर्जी इज द वर्क डन, वेर एनर्जी इज द वर्क डन by cell to move charge Q across
रेजिस्टर, जहां पर एनर्जी कौन है, एनर्जी वो वर्क डन है जो सेल कर रहा है, जो काम सेल कर रहा है चार्ज Q को रेजिस्टर के अराउंड घुमाने के लिए, पूरे सर्किट में घुमाने के लिए। तो हम ये कहेंगे बाद में, देयरफॉर P इज इक्वल टू, एनर्जी क्या हो गया बेटा, वर्क डन, एनर्जी इज द वर्क डन, वर्क डन क्या हो गया, V इंटू क्यू, वर्क डन क्या हो गया, यहां पर देखो वर्क डन क्या हो गया, V इंटू क्यू। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और टाइम जो है बेटा, टाइम वो क्या हो गया, T हो गया। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में मैंने चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। एनर्जी हो गया क्या, V इंटू क्यू, तो ये आ गया V इंटू क्यू, ये वाला पार्ट, और टाइम क्या हो गया, T। तो आगे चल के हम लिख सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। अब 9 से एक बात और याद करना है, Q अपॉन टी क्या होता है, तो वहां से हमें पता है कि P इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि Q अपॉन टी जो है वही तो I है। तो ये बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन हमें मिला कि P इक्वल्स टू वी आई। तो ये जो आगे बात, तो P इज इक्वल टू वी आई। अब आगे क्या है, आगे हम ये कह सकते हैं द सेल प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द रेजिस्टर which is converted into heat energy। बात आई समझ में। तो ये जो सेल है ना, ये सेल प्रोवाइड करता है रेजिस्टर को क्या, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, ये एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट में। ठीक है, तो अब बात याद रखो, तो ये जो हीट होगा, हीट विल बी नथिंग बट P इंटू टाइम। दिस हीट विल बी नथिंग बट P इंटू टाइम। अब P क्या होता है, P है VI, यहां से देख लीजिए P है VI, तो ये VI और T, तो हीट इज इक्वल टू VIT। इक्वेशन 2 is Joule's law, H equals to VIT is equation 2 and this is nothing but Joule's law। तो हीट जो है वो है VIT। अच्छा, ओम्स लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू अयर होता है, बराबर, V इक्वल्स टू अयर। तो इक्वेशन जो है, ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, इसमें H की जगह H ले लिया, V की जगह अगर मैंने IR ले लिया, V की जगह अगर मैंने IR ले लिया, तो ये I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो हीट का एक और इक्वेशन मिल गया। ठीक है, एक बात और है, इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं VIT हो गया H इक्वल्स टू V स्क्वायर T अपॉन R। अगर हमने I को V अपॉन R ले लिया तो, ठीक है, ओम्स लॉ में अगर आपने I को V अपॉन R ले लिया, तो ये इक्वेशन में I के जगह V अपॉन R ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R अपॉन T। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको जूल्स का 3 लॉ मिला। फिर से मैं बता दूं, H इक्वल्स टू VIT, ये एक ओरिजिनल इक्वेशन है। इसके बाद H की जगह H, V की जगह क्या रह गया, IR, और ये बाकी IT, तो ये कैसा हो जाएगा, I स्क्वायर RT। H इक्वल्स टू VIT, तो V की जगह V रहने दिया, I की जगह हमने ले लिया V अपॉन R, ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन R इंटू T, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर T अपॉन R। तो इस तरह से बना है 3 ओम्स का, जूल्स का 3 इक्वेशन यूजिंग ओम्स लॉ। तो जूल्स लॉ को अगर हमें समराइज करना है तो हम कैसे बोल सकते हैं, तो हम ऐसा कहेंगे, द अमाउंट, ये वाला इक्वेशन में पकड़ के बोल रहा हूं, ये वाला,
और मैं क्या कह सकता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट H generated in a metallic conductor of resistance R. The amount of heat H generated in a metallic conductor of resistance R is directly proportional to square of current, ये स्क्वायर ऑफ करंट, करंट का स्क्वायर, टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, and 3 time for which the current flows. Time for which the current flows. तो जूल्स लॉ को हमने समराइज कर दिया, बराबर। जूल्स लॉ को हमने समराइज कर दिया कि जो हीट प्रोड्यूस होगा सर्किट के अंदर वो डिपेंड करेगा कुछ बातों पर, बराबर। और वो कुछ बातें क्या है कि कितने टाइम के लिए ये करंट बहने वाला है सर्किट में, उस सर्किट से जिसमें बह रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है, बराबर, एंड करंट जो फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर को। तो द स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट के स्क्वायर को डिपेंड करेगा, बराबर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, एंड टाइम फॉर विच द करंट इज गोइंग टू फ्लो। तो ये अगर तीनों ही चीज़ ज़्यादा होंगे तो हीट जो प्रोड्यूस होगा सर्किट में वो और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा जूल्स लॉ, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट के साथ, उसके डेरिवेशन के साथ ये पूरा मैंने आपको समझाया, ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इसे एक बार पूरा समराइज करते हैं हम लोग। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 जूल्स लॉ, ठीक है।